इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया में आज भी ये परंपरा जीवित है कि मुखौटा के सहारे ही छौ नृत्य की अलग पहचान है। सबसे पहले उस व्यक्ति से आपको रूबरू कराते हैं जो उनके 3 पीढ़ी लगातार इस मुखौटा को बनाते आ रहे हैं। आखिर इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? कला को जीवित रखना। और आज भी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपके पास अगर हुनर है तो आप निश्चित तौर पे ये हुनर कुछ लोगों में बांटे। और निश्चित तौर पे ये हुनर, इनका हुनर, ये बच्चियां जो यहां पर सीख रही है। अब तो जमाना बदल गया है और इस बदले हुए जमाने में लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, मोबाइल की दुनिया में रहते हैं, लोग मोबाइल से सब कुछ बनाना जानते हैं। लेकिन आज भी इस सरायकेला के जहां पे मुखौटा बनता है कि देखिए ये बच्चियां इस युग की हैं, लेकिन ये अपने गुरु के पास बैठकर यहां भी आज ये मुखौटा जो है वो बनाने की कला जो है वो अपने हाथों से ये बना रही है और सीख रही है इस कला को। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि वाकई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोगों को कहा कि आप अगर आपके पास कला है तो निश्चित तौर पे या आपके पास जो हुनर है वो हुनर एक दूसरे में बांटेंगे तो काम की कमी नहीं होगी। तो निश्चित तौर पे ये तो एक मुखौटा की बात कर रहे हैं, लेकिन मुखौटा अब रोजगार भी देने लगा है। या आप देखिए हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत है जो इस शख्सियत, एक चीज बताइए सर, आपका ये कैमा पीढ़ी चल रहा है? मेरा 3 पीढ़ी चल रहा है। 3 पीढ़ी चल रहा है। मेरे गुरु थे, मेरे चाचा थे, शिल्प प्रसन्न कुमार महापात्र, उन्हीं से मैं सीखा। उनके बड़े भाई चंद्रमन महापात्र जी मंदिर, जितने मंदिर में देख रहे, जगन्नाथ मंदिर में जितना मूर्तियाँ, जितना कारुकाज है उन्होंने बनाया। और इस मुखौटा का पहले जो मुखौटा था हवा पाटिया, उन्होंने बनाया चंद्रमन महापात्र जी। वो हवा पाटिया से इस टाइप का पाक टाइप का मुखौटा था, उसको पीछे में थाट रहता था, वो पहन के पहले नाचते थे। उसके बाद उसके पहले था पत्ता का, टोकरी का और आपका कद्दू का जो होता उसी का, ये सब पहले चल रहा था। पहले वो कद्दू का जो है कि कद्दू का उसका अंदर का निकाल लेते हैं और बीच में उसको चेहरा इस टाइप का उसको लेके पहनते थे। बांस का टोकरी जो होता है उसको लेके पहनते थे, उसको चेहरा आँख चेहरा करते हैं तो काला, उसको चेहरा जैसा चेहरा होता है उसे थोड़ा सा करके रंग में उसको पहनते थे। बड़ा बड़ा पत्ता में पहनते थे, वो पहले था तो 300-200 साल पहले। उसके बाद आया ये हवा पाटिया मुखौटा। ये मुखौटा जो इसके बाद आया, आज के जो बड़ा जो चल रहा है वही मुखौटा आज का आया। तो ये बनाए थे मेरे बड़े चाचा चंद्रमन महापात्र, उनके बाद उनका भाई शिल्प प्रसन्न कुमार महापात्र, उन्होंने बनाया आज का मुखौटा जो चल रहा है। तो उसके बाद उनसे हम सीखा 8-9 साल से। उसके बाद हमने बनाना शुरू किया। जो उन्होंने उनका एक्सपायर कर गए, उसके बाद उनसे हम भी इस कला को बचा के रखा है। और ये मेरे चाचा जी विश्व प्रसिद्ध है। वो मैंने मुखौटा का पहला बार उन्होंने निकाला सरायकेला छोड़ा, उस राजा के साथ राजा का छोड़ा से निकाला विजय प्रताप सिंह ने, और मुखौटा निकाला शिल्प प्रसन्न कुमार महापात्र। ठीक है, देखिए महापात्र जी, निश्चित तौर पे ये हम तो ये कह रहे थे कि ये तीसरी पीढ़ी है, लेकिन निश्चित तौर पे ये मुखौटा का तीसरी पीढ़ी है, लेकिन मुखौटा का जनक भी ये लोग ही हैं। इनके जो पूर्वज थे वो मुखौटा के जनक थे। हालांकि एक समय जब हुआ करता था तो लोग पहले पत्ता का बनता था, हालांकि जब आदि मानव की बात करते थे उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। तो जब नृत्य का जो कला है वो जब धीरे धीरे जब प्रसिद्ध होने लगा और उसके बाद जब छौ नृत्य को लेकर जब लोगों में एक धीरे धीरे एक प्रचलन बढ़ने लगा तो निश्चित तौर पे उसमें मुखौटा का प्रचलन शुरू हुआ था। और मुखौटा लगाने के बाद एक चीज बताइए, लोग मुखौटा लगाते हैं, ऐसे भी कहा जाता है कि कोई भी कलाकार होता है वो चाहता है कि अपनी चेहरा को हम दिखाएं, लेकिन यही एक ऐसा कला है जिसमें कलाकार का चेहरा ढक जाता है। लेकिन मुखौटा बनाने का उद्देश्य क्या था? देखिए, ये तो जब छऊ का नाम आया, पहले जो यहाँ का सरायकेला के राजा के भाई थे विजय प्रताप सिंह ने, उन्होंने छऊ डांस का तैयार किया, कोरियोग्राफी बनाया कि कैसे छऊ डांस होगा, नृत्य जो आरंभ किया। उसके बाद जो मुखौटे के बाद उनके साथ आया मुखौटा। इसका अब छऊ जो है बहुत आइटम, मतलब छऊ का नृत्य पहले मार्शल आर्ट आया, उसके बाद और भी राधा कृष्ण आया, हर पार्वती आया। तो ये जो मुखौटा कैसे बनेगा, उसका कैसा क्या रूप होगा, उस राजा साहब विजय प्रताप सिंह, मेरे चाचा प्रसन्न कुमार महापात्र ने बैठ के कहते भाई
कैसे आयाम दिया जाएगा, इस मुखौटा कैसे बनेगा और मुखौटा कैसे बनाना है आपको, तो बनाइए आप। जैसे राधा कृष्ण होगा, कृष्ण का मुखौटा कैसे होना चाहिए, तो उसका कोई तो कृष्ण भगवान को देखा नहीं, लेकिन उसका आकार क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, उसका गौरभंग बोलते हैं उसको कृष्ण जी का, तो ब्लू कलर उसको दिया गया इस मुखौटे में। उसका आँख कैसा होना चाहिए, प्रेम रस भाव का जो आँख होता है उसको आँख में लाइन में दिया गया आँख में। तो वही इसी प्रकार हर एक प्रकार जो आइटम होता है, हर पार्वती का मुखौटा कैसे होगा, राधा कृष्ण का कैसे होगा, नाभि का कैसे होगा, दुर्गा का कैसे होगा, इस तरह मुखौटा बनाने को बैठ के बनाया। तो ये चीज यूं कहें कि जब मुखौटा जब उस जमाने में बनता था तो लोग मुखौटा पहनकर जब कलाकार जब डांस करते थे और जब अपने कला को दर्शाते थे तो लगता है कि लोगों को बहुत अच्छा लगता हो, क्योंकि ये सब एक कभी कहीं मतलब शेर का है, कहीं माँ दुर्गे का रूप है, कहाँ कृष्ण भगवान का रूप है। तो ये लगता है कि ये ट्रेंड इसीलिए चालू किया गया था कि मतलब भगवान का रूप लोगों को लगे कि इस रूप में लोग यहाँ पर हैं। आज यही कि एक जो मुखौटा के लिए आज छऊ नृत्य विश्व विख्यात हुआ, मेन है मुखौटा, बिना मुखौटे का छऊ नृत्य का कोई माना नहीं रहता है। तो इसीलिए आज विदेशों में जो नाम हुआ इस मास्क के चलते या मुखौटा के चलते, तो जितने मुखौटे में देखिए कोई किस तरह का, इसमें बहुत प्रकार के डांस होते हैं, बहुत प्रकार का आइटम है। छऊ का मेघदूत, आपका धीवर, नाविक और हंटर बोलते, सबर बोलते, सबर जो हंटर जो मतलब हंटरिंग करता है वो मुखौटा, मतलब कितने बहुत सब प्रकार है, बहुत सब प्रकार। तो उसको कैसे, उसका कलर कैसा होगा, उसका चेहरा कैसा होगा, उसका आँख कैसा होगा, सब ने उन्हें बताया कि ये देखिए ये उनका जो मेरे चाचा जी का ऐसा था, जो कोई बोल दिया तो उसका जो दिमाग से जो निकला चेहरा, तो उसको तैयार कर देते थे, उसका आकार कर देते थे। वो नाभिक का कैसा होना चाहिए वो भाव को ले आते थे वो मुखौटे में। नाभिक का मुखौटा, नाभकानी का कैसा होगा, उसका वाइफ जो नाभकानी होता है उसका कैसा मुखौटा होगा, उसका रंग कैसा होगा, मतलब ये उनका भगवान जाने उनका क्या था, वो बड़ा उन्होंने ऐसे पूरा दिमाग को ला के कर देते थे। कलर भी उसका मुखौटा भी तैयार वैसा ही किया करते थे वो। अच्छा, जब आपके चाचा जी आपके दादाजी जब ये मुखौटा बनाते थे तो उसमें आप बच्चे रहे होंगे, तो आपके मन में आता नहीं था कि भाई ये कला जो है अब दुनिया धीरे धीरे बदल रहा है और क्या इसी कला को ही हम लोग अपनाएंगे या इस कला में ज्यादा हम लोग रम जाएंगे? मेरा उद्देश्य ये कि मेरा जो घर का ये जो कला है मेरे घर से निकला, तो इसी को बचाने के लिए मैं उनके साथ रह गया, तो उसको बनाने लगा। मैं मेरे बचपन से ही उनके साथ बनाने लगा। मैं इस छऊ कला में रह गया, छऊ कला में रहा। ये छऊ नृत्य भी करता था पहले और ड्रेस भी करता हुआ। इसी कला में हमको ऐसा क्या लगा कि ये एक घर का कला है, इसको कैसे बचाए रखे, हम बच्चे को सिखाए, मेरा बेटा भी सीख रहा है। ऐसे बहुत लोग, मेरा यही उद्देश्य था कि इस कला को कैसे बचाए रखें, मेरा यही मेन उद्देश्य है। सही कहा आपने। देखिए वाकई ये एक बड़ी परंपरा है, वो परंपरा जो अपने खानदानी परंपरा को बचा कर रखना इस युग में जब सब कुछ बदल चुका है, और इस युग में आज भी उस मुखौटा के परंपरा को बचाए रखना, ये अपने आप में इस कला को जिंदा रखना ये अपने आप में बड़ी बात है। जाहिर सी बात है कि जो छऊ नृत्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और उस छऊ नृत्य को प्रसिद्ध करने वाले लोग, जो मुखौटा के सहारे जो छऊ नृत्य प्रसिद्ध हुआ, वो इसी जगह और इसी घर से शुरू हुआ था। हालांकि सरायकेला का ये इलाका है, सरायकेला के राजा के महल से सटा हुआ ये इलाका है, लेकिन आज भी ये पूरे परिवार और भले ही 3 पीढ़ी हो गया हो, लेकिन अब इनके भी बच्चे अब मुखौटा को ही बना रहे हैं, यानी अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए। वैसे भी अब जमाना जब बदल गया, लेकिन बदले हुए जमाना में अगर नहीं बदला तो वो है मुखौटा। आज भी मिट्टी से बनाया जा रहा है वो मुखौटा, और एक कलाकार नहीं, और जो नए अभी के जो बच्चे हैं वो भी अब चाहते हैं कि वाकई इस विश्व प्रसिद्ध मुखौटा के सहारे हम अपना नाम पूरे दुनिया में रोशन करें। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम, और ये जानने निकले हैं कि विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य में मुखौटा का क्या है रोल। कलाकार के उस छवि और तस्वीर को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रसन्न कुमार महापात्र, देखिए इस सोफा पे रखा ये फोटो ये बता रहा है कि इस मुखौटा के जनक है वो व्यक्ति, भले इस दुनिया में नहीं है लेकिन विश्व में इस मुखौटा को प्रसिद्ध करने वाला व्यक्ति आज
भले ही उनका फोटो है, लेकिन उनके परिवार के लोग इस कला को आज भी जीवित रखे हुए हैं। और आप समझिए, मेरे दाहिने तरफ, मेरे पीछे तरफ एक मंदिर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि पहले इनके मकान को तो देख लीजिए, इनके पुश्तैनी, ये पुश्तैनी मकान है आपका। पहले इस पुश्तैनी मकान को देखिए, यहीं पर वो रहते थे और यहीं से उन्होंने इस छौ नृत्य के इस मुखौटा का आविष्कार किया। ये वो जगह है, भले ही समय के साथ परिवर्तन हो गया मकान, लेकिन परिवर्तन अगर नहीं हुआ तो वो सिर्फ ये मुखौटा, क्योंकि मुखौटा को अब तक परिवर्तन नहीं किया गया और उसी मुखौटा के सहारे पूरे परिवार के लोग इस अपनी जो एक परंपरा है और अपने पूर्वजों का जो धरोहर है, उस धरोहर को आज भी ये लोग जीवित रखे हुए हैं। इस जमाने में अगर पूर्वज के धरोहर को जीवित रखे हुए हैं तो ये समझने की जरूरत है कि आखिर छौ नृत्य विश्व प्रसिद्ध कैसे हुआ। ये लगन, ये मेहनत और ये जज्बा पूरे विश्व में इस छौ नृत्य को एक आयाम तक पहुंचा दिया। मेरे दाहिने तरफ एक बड़ा सा विशाल मंदिर है, इस मंदिर को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मंदिर दिखाने का मेरा उद्देश्य है कि वो व्यक्ति जिसने छौ नृत्य के मुखौटा का आविष्कार किया था, वो इस मंदिर की नक्काशी भी उस व्यक्ति ने ही किया। अब आप समझिए कि उस व्यक्ति के अंदर आने वाले 500 साल पहले अगर एक सोच अगर उस व्यक्ति के अंदर था कि वाकई अगर 500 साल बाद उस आदमी का नाम जीवित कैसे हो, कला को जिंदा कैसे रखा जाए, और उस व्यक्ति ने सबसे पहले मुखौटा का आविष्कार करना शुरू किया। और मुखौटा का आविष्कार कैसा कि पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में ये मुखौटा प्रसिद्ध हो गया। यानी छौ नृत्य के आयाम देने वाला, छौ नृत्य के उस मुकाम तक पहुंचाने वाला उस मुखौटा के दरबार में हम हैं। भले ही ये राजा सरायकेला के राजा का दरबार है और उसके आसपास का इलाका है, लेकिन जिस घर में हम खड़े हैं, जिस जगह पे पहले ये खपरैल मकान हुआ करता था, एक जमाने में ऐसे मिट्टी का मकान हुआ करता था और मिट्टी के मकान पर खपरैल मकान, खपरा होता था। लेकिन जमाना बदला, जमाना बदलने के साथ भले ही मकान बदल गया है, लेकिन इन कलाकारों के अंदर आज भी वो कला जीवित है, नहीं बदला है। तो इनकी वो पुरानी जो छौ नृत्य का जो मुखौटा है, ये देखिए, इनके तीसरे पीढ़ी हमारे साथ है, दूसरे पीढ़ी और तीसरे पीढ़ी। और ये जो कलाकार हैं, इनके पुत्र हैं। ये आपके बड़े पुत्र हैं या छोटे पुत्र हैं? एक ही पुत्र है, एक ही बेटा है। अब आप समझिए कि वाकई लोग ये कहते हैं कि अगर एक बेटा है तो उसे डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, लोग ये कहते हैं कि इसे पढ़ा लिखा कर एक बड़े अधिकारी बनाना है। लेकिन ये ऐसा कलाकार जो अपने पूर्वजों के धरोहर को जिंदा रखने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भी उसी काम में लगा दिया जिस काम से पूरे विश्व में छौ नृत्य यानी सरायकेला का नाम प्रसिद्ध हो गया। अब बताइए, मन में आया नहीं तो एक ही पुत्र है, एक ही पुत्र के इस काम में भी लगा दें हम? नहीं, मैं उसको कला में, मैंने बोला कि कला में रहो लेकिन पढ़ो। उसको MCA पढ़ाया, MCA किया हुआ है और उसके बाद मेरे साथ रहा। मेरे इस कला के चलते उसको नेशनल स्कॉलरशिप मिला भारत सरकार से, मिनिस्ट्री का अच्छा से उसको। क्योंकि ये हम उसको बोला, भाई देखो बाबू, ये घर की कला है, साथ साथ इस कला को बचाए रखना है। तुम कहीं भी इसलिए बाहर मत जाओ, यहीं रहते कुछ भी करो और इस कला को बचाओ। अच्छा, एक चीज बताइए, मुखौटा को लेकर आपको क्या क्या कहाँ कहीं सम्मानित भी किया गया कि नहीं? मैं इस मुखौटा के चलते वही तो विदेश भी किया। पहले विदेश किया, न्यूयॉर्क गया, वहाँ पर एग्जीबिशन था, एग्जीबिशन और वर्कशॉप। फिर बर्लिन गया, बर्लिन में भी वर्कशॉप और एग्जीबिशन था। और बॉम्बे, भारत में तो पूरा घूम चुका। आप गए थे बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता। दिल्ली में भी बहुत बार गया, बहुत वर्कशॉप बहुत किया। और हमको झारखंड सरकार से भी सम्मानित किया, सांस्कृतिक सम्मान मिला है झारखंड सरकार। ऐसे सम्मानित और ज़्यादा ये में मिला है भारत में। बॉम्बे कहीं भी जाते हैं तो फुलझड़ा साल ये सब सम्मानित मिलता है, लेकिन राष्ट्रीय सम्मान तो कुछ नहीं मिला है। झारखंड सरकार से एक सांस्कृतिक सम्मान मिला झारखंड सरकार की ओर से। और ये मुझे स्कॉलरशिप मिल रहा था इस कला के चलते, स्कॉलरशिप मिला नेशनल। फर्स्ट हमको पहली बार सरायकेला छौ में नेशनल स्कॉलरशिप मिला 74-75 में हमको, इस छौ कला में पहली बार मास ट्रेनिंग के चलते। मेरे गुरु के साथ, मेरे चाचा के अंडर में हमको 2 साल के लिए ट्रेनिंग मिला, भारत सरकार स्टाइपेंड दे रही थी। उसके बाद हमको फेलोशिप मिला, फिर मिला हमको भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से पेंशन मिल रही है 4,000 रुपया। और एक मुझे सेकेंड अकाडमी नई दिल्ली से प्रोजेक्ट मिला था, वो प्रोजेक्ट हमको बंद कर दिया गया
बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए स्कॉलरशिप बच्चों को प्रोजेक्ट मिला था कि बच्चों को ट्रेनिंग दो और आपको कुछ रेमुनरेशन और बच्चों को स्टाइपेंड। वो 16 साल हम किया, लेकिन हमको बाद में बंद कर दिया गया, पता नहीं क्यों हमको बंद किया है। तो ये वो दुख की बात है। हम अपना चीज़ को, घर की परंपरा को बचाने जा रहा है, लेकिन हमको इस कला के लिए हमको बंद कर दिया गया बीच में। ये बहुत हमको दुख लगा है, लेकिन इसको क्यों बंद किया वो लोग जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, तो नहीं बोलेंगे कुछ। हमको इतना दुख है कि इस कला आज विश्व विख्यात है। आज इस कला को बच्चों को हम अध्यापन के लिए नहीं, हमको तो कितना मिलता है, 6,000-7,000 मिल रहा था बच्चों को जो स्टाइपेंड मिलती थी। बच्चों इंटरेस्ट आते थे मुखौटा बनाना सीखना, लेकिन वो कोई भी इंटरेस्ट जब बंद हो जाएगा इंटरेस्ट टूट जाता है थोड़ा। इसीलिए निश्चित तौर पे देखिए, प्रोत्साहन तो जरूरी है। अगर प्रोत्साहन, अगर राशि अगर मिलेगी तो जाहिर सी बात है, जो कलाकार, वैसे भी कहा गया है कि कलाकार को ताली की जरूरत है, नेता को भीड़ की जरूरत है, और कलाकार को अगर प्रोत्साहन राशि कुछ मिल जाए तो निश्चित तौर पे उस कला में और निखार आ जाएगी। हमारे साथ एक चीज बताइए, बड़ी बारीकी से बना रहे हैं, बहुत मन लगता है बनाते हैं। ये तो अपनी परंपरा है, जिससे मैं अपने पिताजी गुरु श्री सुशांत कुमार महापात्र से सीखा है, और ये मेरी परंपरा है जिसे मुझे आगे ले जाना है। बचपन से ही मैंने इस कला को सीखा है। मुझे भारत सरकार से नेशनल स्कॉलरशिप भी मिली है इस क्षेत्र में 2007 में। मुझे नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट जो भी हैं, मुखौटा जो बनाए हैं, उनको स्कॉलरशिप पापा के अंडर में मिला है। और मेरी प्रयास रहेगी कि इस परंपरा को मैं किस तरह आगे ले जाऊं। अगर आगे ले जाता हूं तो मुझे खुशी रहेगी कि नहीं, मैंने अपने परंपरा को जीवित रखा। सही आपने कहा कि देखिए, वाकई इस समय अगर परंपरा को जीवित रखने के लिए अगर वो युवा जो एमसीए और बीसीए करने के बाद आज भी हाथ में वो कला है, जिस मुखौटा को लेकर पूरे विश्व में ये छावनित प्रसिद्ध हुआ, और उस कला को निखारने वाले युवा जो एमसीए बीसीए करने के बाद अपनी जो खानदानी परंपरा है उसको बचाए रखा, ये समझने की जरूरत है कि वाकई चेंज तो हुआ है, दुनिया भले ही चेंज हुआ है, लेकिन चेंज करने वाले लोगों के अंदर आज भी वो जज्बा है जो इस परंपरा को बचाकर और सरायकेला के इस छाव नृत्य को सिर्फ झारखंड की सरजमी ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में नाम रोशन किया। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम, और ये जानने निकले हैं कि छाव नृत्य के मुखौटा बनाने वाले कलाकार की हालत क्या है। अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे है। जिस मुखौटा की हम बात कर रहे थे, जिस कला की बात कर रहे थे, जिस कलाकार की बात कर रहे थे, भले ही ये मुखौटा पूरे विश्व में प्रसिद्ध जरूर हुआ छाव नृत्य के माध्यम से, लेकिन आज के युवा पीढ़ी, आज के वो बच्चे जो कंप्यूटर से सब कुछ करते हैं, लेकिन आज अपने हाथों से ये मुखौटा बना रहे हैं। ये आप देखिए कि हाथ का कला, और इस कला को जीवित रखने के लिए अपने गुरु के साथ, एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अपने गुरु के साथ ये बैठे हुए हैं, और ये जो बच्चियां हैं और कलाकार हैं और बच्चे लोग हैं, लेकिन अभी जो वक्त है, इस वक्त में लोग अपने अपने कामों में मशगूल है, लेकिन कुछ बच्चियां अभी भी वो सीखने के, इनके अंदर जो ललक है, जो लालसा है, वो देखने की जरूरत है। इस बच्चे के अंदर जज्बा को समझने की जरूरत है कि हमारे सरायकेला का ये मुखौटा है, सरायकेला का ये छौ नृत्य है, सरायकेला की ये परंपरा है, मेरे सरजमी का, मेरे घर का ये सब कुछ है। तो हम इस कला को पहले पकड़ें और बाद में तो खैर देखना ही है। अच्छा बाबू बताओ, कितने दिन से सीख रही हो? एक साल। क्या क्या सीखी है अभी? हम लोग अभी मोहरा बना रहे हैं, मतलब फर्स्ट स्टेज मोहरा का मोल्ड बोलते हैं, वही बना रहे हैं। को बना रही है, मन लगता है? हाँ। अच्छा बताओ बाबू, तुम क्या बना रहे हो? हम मोहरा बना रहे हैं। मोहरा बना रही हो। अच्छा, ये बनाने में मन लगता है पूरा? हाँ। है? अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये सरायकेला से चला आ रहा ना परंपरा, और अच्छा भी लगता है बनाने में। अच्छा, घर में लोग मम्मी पापा बोलते नहीं कि और कुछ करना है, कि यही सीखना है? नहीं बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं कि ये सीखो। हाँ। बचपन से क्या सुनती थी सराय छाव नृत्य को लेकर? सुनते थे कि यही से ही शुरू हुआ है
रहे 6 मिनट के। चलिए मुखौटा बना रही है। निश्चित तौर पे देखिए, समझिए, इन बच्चियों से बात करने का मेरा उद्देश्य था कि देखिए, जमाना भले ही बदल गया हो, लेकिन इनके अंदर जो मानसिकता है, जो स्थानीय मानसिकता है, जो सरायकेला की जो मानसिकता है कि समझिए कि छौ नृत्य अपने आप में आखिर विश्व प्रसिद्ध कैसे हुआ, यही लोगों के अंदर ललक है, यही जज्बा है, और यही जज्बा है लोगों को विश्व प्रसिद्ध तक इस छौ नृत्य को पहुंचा दिया। देखिए, समय तो काफी कम है, लेकिन एक चीज बताइए, छौ नृत्य को लेकर तो पूरे विश्व में ये हुआ, सरकार से क्या मांग करते हैं? हम इसलिए इस कला को बचाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहन, जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनको कुछ प्रोत्साहन मिले कि ये और आगे बढ़ सके। इसका इस उद्देश्य में कहने का उद्देश्य है कि कला तो कुछ कलाकार क्या, कलाकार का तो पैसा कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन उसको कुछ सम्मान मिले और प्रोत्साहन मिले कि इस जो छौ कला को, जितने भी छौ कला है सब आगे बढ़े। तो काहे कि यदि सबको पसंद मिलेगा, बच्चों को या उसके गुरु को, तो इस कला को आगे बढ़ाने में उनका बहुत इंटरेस्ट होगा और सहयोग की सरकार से मैं यही प्रार्थना करूँगा, इस कला को बचाने के लिए कुछ प्रोत्साहन या बच्चों को ट्रेनिंग, ये कि कैसे आगे बढ़े मुखौटा बनाना। हम हैं, ये बच्चे हैं, बच्चे यदि नहीं सकेंगे तो क्या करेंगे, तो इसलिए कुछ प्रोत्साहन देने से कुछ इस कला आगे बढ़ सकता है। मैं इतना ही छौ 3 जगह का प्रसिद्ध है, कौन कौन जगह? पहले तो सरायकला, पुरुलिया, मयूरभंज ओडिशा का है। जितने भी गुरु यहीं से गया, सरायकला से ही गया मयूरभंज, सरायकला से गया पुरुलिया। छौ का जननी है सरायकला। जो कला के पीछे और कला के बाहर दर्शाने वाला ये मुखौटा का जन्म देने वाला और जननी हम जिस जगह पे बैठे हैं, यही वो जगह है। लेकिन जरूरत है अब इन कलाकारों को बचाने की, जरूरत है इन कला को बचाने की, और जरूरत है कि जब पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ छौ नृत्य और छौ का मुखौटा, तब स्थानीय सरकार यानी राज्य सरकार तो देखे ही, साथ साथ जरूरत है कि केंद्र सरकार भी ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहित करे ताकि आने वाली पीढ़ी इस कला को बचा कर रखे और पूरे विश्व में इस कला का नाम और ऐसे ही परचम लहराता रहे। यही संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात कुछ नई मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी ऋषभ और मधुसूदन के साथ मैं मनोज कुमार, कशिश न्यूज, सरायकेला।